जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। आशा क्लासेस डीएम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि हम सभी सीटेट 2024 जो जनवरी में होने वाला है उसके लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं और यह सीडीपी का तीसरा वीडियो है जिसमें हम महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चनों पर विचार करने वाले हैं। अब देखा जाए तो जिन क्वेश्चनों पर हम विचार कर रहे हैं वो प्रीवियस ईयर के हैं और संभावना यही है कि इन्हीं के इर्द गिर्द ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस बनेंगे। देखिए मनोविज्ञान में होता क्या है, मनोविज्ञान में आपको बस अपना मेंटलिटी सेट करना होता है कि हमारा सोच बच्चों के लिए कैसा है, किस प्रकार से हम उन्हें ट्रीट कर सकते हैं, किस प्रकार से उन्हें हम प्रभावित कर सकते हैं, किस प्रकार से उनके विकास को हम आगे ले जा सकते हैं। बस सीडीपी में हमें यही देखना होता है। और वैसे सीडीपी बहुत देखा जाए तो बहुत लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म नहीं है, बस हमारे इर्द गिर्द चलने वाली व्यवहारिक क्रियाएं ही हैं जिस पे हमें ध्यान देना होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। 15 क्वेश्चंस कल हमने किए थे, आज 15 क्वेश्चन उसके आगे का करेंगे। लेकिन उससे पहले बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स करें। और अगर कोई दिक्कत आ रही है वीडियो में या कोई प्रॉब्लम्स आपको हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट में ज़रूर वो डालिए, जिससे मुझे पता चलेगा कि ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है और आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर किए जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कमेंट ज़रूर किया करिए आप लोग, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आज का है, निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही है। आपको ये बताना किस युग्म का मिलान सही है। देखिए इसका मतलब ये है कि इनमें से 3 मिलान गलत हैं, बाकी आपके एक मिलान सही है। ठीक, तो पहला ऑप्शन दिया है सृजनात्मक अपसारी चिंतन। ये मैंने आपको कई बार बताया है कि सृजन का संबंध हमेशा अपसारी चिंतन से होता है। सृजन का संबंध हमेशा किससे होता है? अपसारी चिंतन से होता है। ध्यान रखना, अपसारी का मतलब जो बहुत तरह से सोच सके। आपने देखा ना, अपसारी लेंस आप पढ़ते हो ना, आप अपसारी लेंस पढ़ते हो ना, जिसमें किरणें आती हैं और ढेर सारा फैल जाती हैं। ठीक है ना, तो वो विचार जो आते हैं वो कई तरफ से निकल के आते हैं, ये होता है अपसारी चिंतन। तो यहाँ अभिसारी दिया है तो इसका मतलब ये गलत है। लेखन वैफल्य, देखिए अगर हिंदी ना समझ में आए तो इसकी इंग्लिश पढ़िएगा। डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया में क्या होता है? डिसलेक्सिया में आप देखेंगे आपको पढ़ने संबंधी दोष आते हैं। वहीं आप जब डिस्ग्राफिया पढ़ते हो, जहाँ पे ग्राफ शब्द आ जाए डिस्ग्राफिया, वहाँ लिखने संबंधी दोष आ जाता है। और यहाँ पे क्या दिया है? लेक्सिया, इसका मतलब यहाँ कैसा दोष है? पढ़ने संबंधी। इसका मतलब ये विकल्प क्या है आपका? सही है। तो इसमें पहला वाला ऑप्शन गलत है, दूसरा वाला सही है। तीसरा वाला देख लेते हैं, बौद्धिक स्तर एक अस्थाई व्यक्तिगत अभिलक्षण नहीं। बौद्धिक स्तर अस्थाई कहाँ है? ये चेंज होता रहता है। आप जानते हैं ना कि कभी आप बुद्धिमत्ता को, इंटेलिजेंस को देखते हैं हमेशा हर घड़ी बदलाव लेता है, तो ये ऐसा नहीं है कि अस्थाई है। ठीक है ना। समावेश, इंक्लूजन जो है, विशिष्ट विद्यालय में असमर्थ अधिगमकर्ताओं की शिक्षा। भाई केवल इन्हीं की शिक्षा नहीं है विशिष्ट विद्यालयों में। समावेश का अर्थ होता है सभी को शामिल करना, हर एक लोगों को शामिल करना, चाहे वो विशिष्ट हो, चाहे वो सामान्य हो, चाहे प्रतिभाशाली हो, चाहे मंद बुद्धि का हो, चाहे विकलांग हो, हर सभी बच्चे को शामिल करना ही समावेश है। इसका मतलब ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 20 में आपका क्या है? सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हम देखेंगे। 17 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति अधिगम निष्पक्षता, वही मतलब अधिगम अक्षमता, लर्निंग डिसेबिलिटी की बात कर रहा है, वाले विद्यार्थियों में समावेशन के सफल क्रियान्वयन हेतु प्रभावशाली है। देखो जो अधिगम अक्षमता वाले विद्यार्थी होते हैं उनको समावेशित करना है, तो इनमें से कौन सा सफल क्रियान्वयन है जिससे उन्हें हम शामिल कर सकते हैं अधिगम में। ठीक है, तो इसके विकल्प देखते हैं। इसका पहला विकल्प है विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण के लिए बहुविधि साधनों का प्रयोग करना। क्या ये हो सकता है? बिल्कुल। आप देखिए उनको अगर कोई चीज़ प्रस्तुत करना, किसी चीज़ के ऑब्जेक्ट के बारे में बताना, तो उनके सामने बहुत सारे साधनों का उपयोग करके हम उन्हें पढ़ा सकते हैं। पहला विकल्प तो सही लग रहा है। अच्छा इसमें ध्यान दीजिए, इसमें जो ऑप्शंस बने हैं वो कुछ इस तरह से बने हैं, इस तरह से देखिए कि कितने इसमें सही हो सकते हैं। ठीक है ना, तो देख लीजिए एक बार आप लोग कितने इसमें से। पहला वाला तो सब में सही है, तो पहला वाला तो अभी हम गेस नहीं कर सकते कि कौन सही है कौन नहीं, क्योंकि सब ऑप्शन में पहला दिया है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है
विद्यार्थी की आवश्यकता के अनुसार वैयक्तिक शैक्षिक योजनाओं को समुन्नत करना, बिल्कुल जैसे विद्यार्थी की आवश्यकता होगी उसी के अनुसार ही तो हम अपना वैयक्तिक शैक्षिक योजना बनाएंगे, किस प्रकार से ट्रीट करना है, किस प्रकार से उनके व्यवहार में लाना है। तो इसका मतलब पहले के साथ दूसरा भी सही है। तो किस ऑप्शन में दूसरा, पहला दूसरा दोनों सही दिया है, देख लीजिए। इसका मतलब सी और डी में दिया, देखिए ए में तो दिया नहीं, इसका मतलब ये कट गया, बी में भी नहीं दिया, इसका मतलब ये कट गया। अब आपके पास दो विकल्प बचते हैं, सी या डी सही होगा। तो एक अभी अभी और पढ़ना है, पढ़ लेते हैं। अगला दिया है प्रक्रिया उन्मुख, प्रक्रिया उन्मुख अधिगम के बजाय उन्मुख लक्ष्यों को बढ़ावा देना। नहीं भाई, ये थोड़ा सा गलत है यहाँ। क्यों? क्योंकि देखिए प्रक्रिया उन्मुख अधिगम को ही आपको बढ़ावा देना है, ना कि उत्पादन उन्मुख लक्ष्य को बढ़ावा देना, ठीक है ना। तो ये तो नहीं सही होगा, इसका मतलब तीसरा अलग गलत हो गया। तो जिस विकल्प में तीसरा, इसमें भी नहीं मिल रहा है, सी और डी में दोनों में तीसरा नहीं, इसका मतलब अभी हम क्लियर ही नहीं कर सकते कौन सही है। चौथा देखेंगे, चौथा दिया है कि सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान मानक निर्धारित करना, सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान मानक निर्धारित करना और कक्षा में विविधता को अनदेखी करना। भाई नहीं, कक्षा में विविधता को अनदेखी नहीं कर सकते, बल्कि उसको एक साथ लेकर चलना होता है। तो इसीलिए डी ऑप्शन तो अब बनेगा ही नहीं। तो कौन कौन गलत हो गया? डी, बी और ए गलत हो गया। इसका मतलब उत्तर आपका कौन हो गया? सही। मतलब केवल पहला और दूसरा आपका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट 18 पे आ जाते हैं हम लोग। चलिए इंग्लिश को, जी अब ठीक है। आपकी कक्षा का एक विद्यार्थी अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए मुश्किल महसूस करता है और बार बार विद्यालय द्वारा निर्धारित मुख्य धारा रूपी भाषा और उसके स्थानीय कस्बों की बोली में फेरबदल करता रहता है, ठीक है ना। आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी है जो अपने विचारों को व्यक्त करने में मुश्किल महसूस करता है और बार बार विद्यालय द्वारा निर्धारित मुख्य धारा रूपी भाषा, जो विद्यालय द्वारा निर्धारित मुख्य भाषा उसके स्थानीय कस्बे में बोली में हेरफेर कर रहा है, जो वहाँ के लोग हैं उनके भाषा में हेरफेर कर रहा है। एक अध्यापिका के तौर पे आपको क्या करना पड़ेगा? बताइए, आप लोग अध्यापिका और अध्यापक बनने वाले हैं, तो आप लोग निर्धारित करिए आपको क्या करना पड़ेगा। ऑप्शन पढ़ते हैं। भाषा के शुद्ध स्वरूप इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहिए। नहीं, देखिए मैंने हमेशा कहा है, आपको कभी भी जहाँ पे स्थानीय भाषा चलता हो और वहाँ के बच्चे अगर ढलने का प्रयास करें तो उनकी भाषा को जोड़ करके ही लेकर चलना पड़ेगा। तो भाषा के शुद्ध स्वरूप को इस्तेमाल करने को प्रोत्साहित करना, भाई ये ऑप्शन कैसे हो सकता है? आप एकदम से उनको तब तो थोपेंगे ना ज़बरदस्ती, ऐसा नहीं हो सकता। नेक्स्ट, विद्यार्थी को विशेष शिक्षा वाले विद्यालय में भेजा। भाई ये कोई बात ही नहीं है, तो आप डायरेक्ट बस हटना चाह रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, अनुक्रमिक रूप से लक्षित भाषा में समरूप शब्द अर्थ प्रस्तावित करने के लिए। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ इंग्लिश से आप ज़्यादा करें। इंट्रोड्यूस सिमिलर वर्ड मीनिंग्स इन टारगेट लैंग्वेज, जो उसी के समान जो वर्ड है, जैसे जो उसके गृहस्थ जीवन, जो उसके स्थानीय जीवन में आ रहा है, मतलब गृहस्थ बोल दिया, आई एम सॉरी, जो उसके स्थानीय समावेश में आ, जैसे हम लोगों गांव में बोलते थे ना कि क्या नाम है, खटिया लेकर आना है। तो खटिया शब्द जो है वो यहाँ के लैंग्वेज में है स्थानीय, लेकिन अगर उसको हम लोग देखें शुद्ध भाषा में चारपाई बोलते हैं उसे, या इंग्लिश में ले तो बेड बोलते हैं। तो इस तरह से उसको उस चीज़ से समन्वित करा के पढ़ाना ये सबसे बेटर है अध्यापिका के रूप में आपको, ठीक है ना। जैसे बहुत सारी चीज़ें गांव में ऐसी होती हैं जिनको आप एक मुख्य लैंग्वेज के रूप में रख करके उन्हें समझा सकते हैं, ठीक है ना। आप गांव में रहते हैं, आप इतना तो जानते ही होंगे कि बहुत सारी चीज़ों को समाहित किया जाता है उस तरह से, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डी वाला दिया है, भाषाओं को मिश्रित करने पर फटकारना चाहिए। भाई ये सब तो नहीं करना, इसका मतलब सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, चलिए ठीक है, बड़ा करके ही दे रहे हैं। आप एक एक विकल्प पढ़िएगा, ठीक है ना। एक समावेशी कक्षा आपको मैंने भी बताया कि हर प्रकार के बच्चों को शामिल करने की प्रक्रिया ही क्या है, समावेशी है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन बन पाता है। विशेष आवश्यकता वाले छात्र से अपेक्षा की जाती है सभी के लिए उपयोगी होने वाले साधारण पाठ्यक्रम को वे अपने अनुकूल बनाएं। केवल उन्हीं से करेंगे, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। नेक्स्ट, अगला विकल्प देखते हैं। नेक्स्ट विकल्प है, विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को मुख्य धारा
शिक्षा के बाहर और उनके विशेष रूप से तैयार की गई सामग्री को पढ़ाया जा रहा है। भाई ये तो केवल पर्टिकुलर किसी एक के ही बारे में बात हो रही है, तो इस तरह से हम तो कर नहीं सकते ना। इस तरह से तो हम कर नहीं सकते कि पर्टिकुलर किसी एक तरह की बात करें, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, ठीक। मतलब ए और बी दोनों कैंसिल हो गए। अगला, विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को शिक्षा का प्रयोजन एक विशेष शिक्षक के साथ एक अलग कक्षा कक्ष में, भाई ये भी तो नहीं करना ना, अलग ले जाकर उन्हें समझाइए, ऐसा भी नहीं कर सकते। विशेष आवश्यकता वाले छात्र को मुख्य प्रवाह शिक्षा धारा में पढ़ाया जाता है और प्रत्येक छात्र को पूर्ण भागीदारी के साथ सभी अवरोधों को हटाने के लिए वचनबद्ध होती है। सबको शामिल कर लिया, मैंने कहा ना समावेशी शिक्षा में यही तो है, सबको शामिल करने का। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक समावेशी कक्षा में पढ़ने वाला छात्र सौरभ निम्नलिखित में से दर्शाता है। देखिए इसमें कई ऑप्शन बनेंगे तो इसको थोड़ा ध्यान से आप लोग देखेंगे। पहला ऑप्शन दिया है, मतलब पहला कथन दिया है, पुस्तक को पढ़ते समय या तो स्वयं के बहुत नज़दीक या बहुत दूर पकड़ता है। समावेशी कक्षा में पढ़ने वाला छात्र है सौरभ, तो उसके बारे में बताया जा रहा है कि वह क्या क्या करता है। पुस्तक को पढ़ते समय या तो स्वयं बहुत नज़दीक जा रहा है या बहुत दूर पकड़ता है। इसका मतलब उसे शब्दों को देखने में थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही है। इसका मतलब शब्दों को देखने में उसे थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही है, तो देखने संबंधी दोष इसमें आ गया है। अब चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट, बार बार आँख झपकाता और एक आँख बंद करता और उसकी आँख में लालिमा है, मतलब वही देखने संबंधी दोष है। चाक बोर्ड पर लिखी हुई वस्तु को गलत पढ़ता है, बिल्कुल सारी परिस्थितियां किस ओर संकेत करती हैं, यही पूछ रहा है। क्या वह प्रमस्तिष्क घात है? भाई प्रमस्तिष्क घात में ऐसी कोई घटना नहीं होती है। दृष्टि बाधिता, बिल्कुल उसको दृष्टि बाधिता ही है, उसे अवरोध मिल रहा है बार बार। डिसलेक्सिया, देखिए डिसलेक्सिया मैंने बताया था लिखने संबंधी दोष, यहाँ लिखने सॉरी आई एम सॉरी भाई माफ करिएगा, डिसलेक्सिया में आता है पढ़ने संबंधी दोष। डिस और डिसअर्थीया में आता है उच्चारण वैफल्य, ठीक है ना। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर इसमें क्या सही होगा? बी। चलिए नेक्स्ट आते हैं। तो हमने क्वेश्चन 20 कर लिया, क्वेश्चन 21 पे आते हैं। आज क्वेश्चन थोड़े बड़े बड़े मिलेंगे आपको, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चंस आपको बनते हैं सीटेट में, ठीक है ना। चलिए ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन आया आपका नई शिक्षा नीति से। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं सुझाती है, ठीक है ना। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का इनमें से कौन सा प्रावधान है जो हमें नहीं सुझाव देती है? यही, बाकी इसका मतलब 3 हमें सुझाव देती है। प्रत्येक विद्यार्थियों को विशिष्ट क्षमताओं की पहचान करना, उनको बढ़ावा देना, ये तो भाई देती है ना, तो सही है। सुझाव नहीं देती है पूछा है, ठीक है ना। रट्टा मारकर सीखने और परीक्षाओं को सीखने के बजाय संप्रत्यात्मक समझ पर बल देना, बिल्कुल सही है। इस तरह से ही तो पढ़ाना है बच्चों को, कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़ाना, ना कि रट्टा मार करके रोट करके, ना ही उन्हें परीक्षाओं में सीखने के बजाय उन्हें संप्रत्यात्मक समझ देना है, तो ये भी सही है। सृजनात्मकता पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए। तार्किक निर्णय करने और नवाचारिता को प्रोत्साहित करने के लिए विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देना चाहिए। भाई ये तो एकदम परफेक्ट बात है ना, उनके तर्क को बढ़ाना, उनके सृजन को बढ़ाना, उनके नवाचारिता इनोवेशन को बढ़ाना, यही सब तो करना है। तो इसका मतलब ये 3 सही है, बचा एक ही ऑप्शन डी, तो उसको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, वैसे पढ़ सकते हैं, पढ़ना ज़रूरी भी है। बच्चों में अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए अध्यापक को इनाम और दंड का इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार यहाँ से क्वेश्चंस बने हैं। विद्यालयों में पाठ्यक्रम निर्धारित करने हेतु इस प्रकार से पाठ्यक्रम नियम लागू करना चाहिए जो किधर से किधर और किधर से किधर की तरफ बढ़े, यानी इसमें 2 विकल्प आपको सही करने एक साथ, मतलब 2 तथ्य इसमें आपको एक साथ सही करने हैं। तो क्या अमूर्त से मूर्त ऐसा कोई प्रक्रिया ही नहीं होता, प्रक्रिया होता है मूर्त से मूर्त जाना, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, बिल्कुल गलत बात। नेक्स्ट, मूर्त से अमूर्त, चलिए ठीक है। वैश्विक से स्थानिक, ना 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 बाबा,
स्थानीय से वैश्विक किसी भी चीज को पहले उसके इर्द गिर्द की जानकारी देनी चाहिए, फिर उसे विश्व के हर एक चीज को जोड़ करके जानकारी देनी चाहिए। जैसे भाई बालक जो रहता है अपने समाज और परिवेश में रहता है तो वहाँ की चीज़ों को जल्दी सीख पाता है, फिर बाद में दुनिया के बारे में जान पाता है। तो इसलिए वैश्विक से स्थानिक नहीं होना चाहिए, स्थानिक से वैश्विक होना। इसका मतलब ये भी गलत है। सी ऑप्शन कह रहा है मूर्त से मूर्त, स्थानिक से वैश्विक, ये ऑप्शन एकदम करेक्ट लग रहा है, ठीक है ना। अमूर्त से मूर्त इसमें भी दे दिया, इसका मतलब ये भी गलत। बिल्कुल समझ में आ गया ना। तो चलिए नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। एक अध्यापक पठन शुरू करने के लिए अपने विद्यार्थियों को कलम, चीता, पानी जैसे अर्थपूर्ण शब्दों को पहचान करने के लिए प्रोत्साहित करता है, ठीक है ना। कलम, चीता, पानी जैसे अर्थपूर्ण शब्दों को पहचान करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस शिक्षण शास्त्रीय प्रक्रिया में अधिगम का कौन सा सिद्धांत निहित है? बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सिद्धांत हमेशा से देखा जाए तो हमारे मनोविज्ञान में काफ़ी ज़्यादा प्रेरणा स्रोत बना है, ठीक है ना। तो क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत नहीं भाई, आप देखिए इसमें मैंने पहले तो आप ये बताएंगे क्रिया प्रसूत अनुकूलन किसका है सिद्धांत, ठीक है ना। किसका है बताइए? स्किनर का। किसका है? स्किनर का। तो स्किनर महोदय क्या कहते थे? अनुक्रिया बेस्ड काम करना, ठीक है ना। क्रिया करते रहिए तो फल आएगा ही, ठीक है ना। ये बात है स्किनर का सिद्धांत। शास्त्रीय अनुकूलन किसका सिद्धांत है? ये भी मैंने आपको पढ़ाया था, पावलोव महोदय का। और इन्होंने तो देखिए क्या बनाया था, इन्होंने बनाया था कि स्टिमुलस को स्टिमुलस से जोड़ना, स्वाभाविक उद्दीपक को अस्वाभाविक उद्दीपक से जोड़ना की प्रक्रिया पावलोव ने बताई थी। तो ये भी इनका नहीं होगा। यहाँ पे देखिए जो कह रहा है ना, कलम, चीता, पानी जैसे अर्थपूर्ण शब्दों को पहचान करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है, इसका मतलब ये संरचना दे रहा है उनको, एक कंस्ट्रक्शन बना रहा है, एक संरचना चित्र बना रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन 23 के बाद आते हैं 24 पे। 24 में आ दिया है, बच्चों के चिंतन में संप्रत्यात्मक बदलाव को किस प्रकार प्रोत्साहित किया जा सकता है? बच्चों के चिंतन में संप्रत्यात्मक बदलाव को किस प्रकार प्रोत्साहित किया जा सकता है? कॉन्सेप्ट बेस्ड थिंकिंग उनमें किस प्रकार से इंजर्ड की जा सकती है, उनके अंदर समाहित की जा सकती है, यही आपको बताना है। दंड का प्रयोग करके? ना बाबा, दंड कैसे देंगे? दंड देने का प्रावधान ही नहीं लागू होता, तो दंड देने की कोई बातें नहीं होनी है, ठीक है ना। नेक्स्ट, बहु विभिन्न उदाहरण दे करके और बच्चों को उनके तर्क खोजने के लिए, ये तो संप्रत्यय बनाएगा भाई। बहुत से उदाहरण दे करके और उन पे तर्क खोजने के लिए कहेंगे तो ये तो बनाएगा। बी ऑप्शन इसमें सही लग रहा है, लेकिन और ऑप्शन हम पढ़ लेते हैं। बच्चों को सही संप्रत्यय रट्टा मारना, रट्टा वट्टा मारना नहीं है भाई, बारंबार वेधन और अभ्यास ना 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 जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर केवल क्या सही हो जाएगा? इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है लेकिन इसको पढ़ते हैं ध्यान से, समझ में आ जाएगा। आपकी कक्षा का एक विद्यार्थी प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण के बारे में आशंकित और चिंतित रहता है। मतलब कंपटीशन का वातावरण बनता है तो वो बहुत चिंता में आ जाता है, एक विद्यार्थी है। तो एक अध्यापक के तौर पे आपको लगता है कि क्या? देखो इसमें दो कथन है और दोनों आपको बताना है कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक। चलिए देखते हैं। उच्च स्तर की शैक्षिक आशंका लोगों को अप्रेरित और जिम्मेदार रखती है और एक असाधारण समृद्ध जीवन में मदद करती है। बिल्कुल नहीं, शंका है तो बड़ी दिक्कत है वहाँ, ठीक है ना। अप्रेरित कैसे करेगी, ये गलत है। नेक्स्ट बी पढ़ लेते हैं। मतलब ए वाला ऑप्शन गलत हो गया, मतलब ए गलत है, ये कथन गलत है। विद्यार्थियों को बढ़ी हुई संशय बेचैनी से भावात्मक डर पैदा होता है और जो विद्यार्थियों को एकाग्रता, शक्ति और स्मृति क्षमता को प्रभावित करता है। हाँ बिल्कुल, उनकी स्मृति क्षमता को प्रभावित करता है। जब डर बन जाता है तो उनके दिमाग में उनकी स्मृति क्षमता को प्रभावित करता है। इसका मतलब ए सही, ए गलत है और बी क्या है? सही है, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है ना। चलिए 25 के बाद क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 26 पे। अनुसूचित जाति एवं जनजाति SC/ST से जुड़े बच्चे प्रथम पीढ़ी विद्यालयगामी लड़कियां और दिव्यांग बालक शिक्षा की पहुंच से संदर्भ में किस स्तर पर हैं, यही आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्या वे प्रतिकूल स्तर पर हैं, क्या वो अनुकूल स्तर पे हैं, क्या वो समान स्तर पे हैं, क्या वो प्राधिकृत स्तर पे हैं? बिल्कुल वो प्रतिकूल स्तर पे हैं। अभी उनमें बड़ी दिक्कत है, हमें उन्हें एक साथ लेकर आना है, एक शिक्षा के संदर्भ में जोड़ना और प्रमुख धारा में प्रवाहित होना है। चलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला
27। कारण और कथन का सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखिएगा, इसको ध्यान से हल करिएगा, ठीक है ना। दिया है ये कथन दिया है, विद्यालय में अधिगम बच्चों के सामाजिक संदर्भ से निर्लिप्त होना चाहिए। बिल्कुल, सामाजिक संदर्भ में ही तो आना चाहिए बच्चों के, कोई भी अधिगम प्रक्रिया हो। तो ये कथन सही है। बी देखते हैं, विद्यालय में प्रवेश से पहले ही छात्रों के पास सुपरिभाषित शब्द भंडार और प्रत्ययों की समझ होती है। बिल्कुल, समाज से लेकर तो ही आए हैं। अरे भाई, 6 साल का होता तो कक्षा 1 में डिवीजन स्कूल में आता, उसके पहले क्या कुछ नहीं सीखा है? बहुत कुछ सीख के आया घर से, वो तो सब कुछ सीख के आया, केवल हमें उसे निकाल के लाना है बाहर, बस। तो इसका मतलब ए भी सही है, बी भी सही है और कारण भी सही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए भी यहाँ सही है। चलिए, बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हैं, बस इसी तरह से पढ़ते रहिए और सीटेट में डंका बजाते रहिए। चलिए नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन। एक छात्रा यह मानती है कि वह एक परीक्षा में सफल नहीं हो पाएगी। ठीक, एक छात्रा ऐसा मानती है कि वह एक परीक्षा में सफल नहीं हो पाएगी, डर है, वह अपने प्रदर्शन को कभी सुधार नहीं सकती, अभी भी डर बना है। सामर्थ्य के संदर्भ में छात्रा का यह विश्वास उसके अधिगम को किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है, बताना आपको है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। छात्रा प्रेरणा में वृद्धि करता है, भाई नहीं, डर बन गया है तो प्रेरणा में वृद्धि कैसे करेगा? छात्रों के प्रेरणा पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं, प्रभाव तो डालेगा, ऐसा नहीं प्रभाव नहीं डालेगा, प्रभाव तो डालेगा। छात्रों के कार्य छोड़ने की अनुभूति का एहसास दिलाता है और उन्हें अधिगम असहायपन की ओर धकेलता है। ये डर यही तो करता है, छात्रों को कार्य छोड़ने के लिए अनुभूति का एहसास दिलाता है और वह उसे अधिगम असहायपन की ओर धकेलता है। छात्रों का कार्य तनाव मुक्त होने में, शायद तनाव मुक्त कहाँ, तनाव में ले जा रहा है, तनाव मुक्त कहाँ कर रहा है? इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी केवल सही होगा। चलिए दोस्तों, अगला देखते हैं, सवाल नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सी योजना विद्यार्थियों को सीखने के लिए निरंतर प्रेरित रखने में सबसे ज़्यादा मददगार है? देखो, इसमें सबसे बेस्ट विकल्प चुनना आपको है, ठीक है ना। विद्यार्थियों में योग्यता का सांविधिक धारणा विकसित करना, ठीक, ये तो सही है भाई। उनकी योग्यता में जो वृद्धि करने की धारणा है वो विकसित करना चाहिए कि उनकी योग्यता और बढ़ाई जा सकती है, ये तो सही है। लेकिन फिर भी बेस्ट चुनना है तो आगे पढ़ लेते हैं। इनामों का निरंतर वितरण और छात्रों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा, नहीं, निरंतर वितरण ना करिए भाई, निरंतर वितरण करने से ना दिक्कत आ जाती है। असफलता को अनियंत्रित कारकों पर प्रतिबंध, नहीं भाई, असफलता को नियंत्रित कारकों पर प्रभावित करना है, ये तो भाई अनियंत्रित कर दिया, ये भी गलत हो गया। विद्यार्थियों में प्रदर्शन अभिमुखीकरण लक्ष्यों को बढ़ावा देना, मैंने कहा ना, प्रदर्शन नहीं, क्रियात्मक अभिमुखी लक्ष्यों को क्रियात्मक उन्मुख करना है बच्चों को, ना कि प्रदर्शन उन्मुख, ठीक है ना। तो ये यहाँ नहीं होगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए सबसे अच्छा है। ओके, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे आज के सेशन का। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन इससे पहले आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए और अभी इसको फॉरवर्ड करिए लोगों के पास, ताकि और भी जाने मेरे इस वीडियो के बारे में और भी सीखें और परीक्षा में अच्छा नंबर प्राप्त करें। चलिए लास्ट क्वेश्चन, बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां क्या दर्शाती हैं? यही पूछ रहा है, बच्चों द्वारा त्रुटियां क्या दर्शाती हैं? निम्न बुद्धि, भाई नहीं, कोई गलती कर रहा है तो इसका मतलब निम्न बुद्धि थोड़ी, गलती तो सभी करते हैं भाई, ठीक है ना। कम दक्षता, ऐसा भी नहीं है कि त्रुटि कर रहा है तो कम दक्ष है, बहुत से अच्छे इंटेलिजेंट लोग त्रुटि करते हैं, ठीक है ना। थॉमस एडिसन ने कितनी बार की है गलती, लेकिन बल्ब के आविष्कारक बने, तो जरूरी नहीं है। उनकी ज्ञान प्रजनन की अक्षमता, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट, बच्चों की चिंतन प्रक्रिया जो वयस्कों से गुणात्मक रूप से अलग है, बिल्कुल भाई, बच्चे जो होते हैं ना, चिंतन करने में वयस्कों से गुणात्मक रूप से अलग होते हैं, तो उनमें उतनी समझ नहीं होती, उतना वो विकसित नहीं होता उनका दिमाग, इसलिए वो ज़्यादा त्रुटि करते हैं, ठीक है ना। इसीलिए बचपन में हमें पेंसिल से लिखना सिखाया जाता है, ना कि कलम से, क्योंकि पेंसिल से लिखी हुई चीज़ मिटा सकते हैं, लेकिन कलम से लिखी हुई चीज़ को मिटाया नहीं जा सकता, इसीलिए बचपन में ही गलतियाँ ढेर सारी की जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, इसका उत्तर क्या आप सही लगाएंगे? डी। तो कैसा लगा आपको मेरा क्लास? अच्छा लगा? ठीक है, फॉरवर्ड करिए, लोगों तक शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट जरूर करिए, क्या प्रॉब्लम्स है क्या नहीं है, आप मुझे ज़रूर बताइए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, मस्त रहिए, खुश रहिए।